हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, नेट एग्जाम, पीएचडी और एमफिल एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, रिसर्चेज आर जनरली ट्रीटेड एज आइडेंटिटी सिंबल ऑफ ए नेशन बिकॉज रिसर्चेज रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन, रिसर्चेज फोकस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसर्चेज हेल्प इन एक्वायरिंग इंटरनेशनल प्रैक्टिस, रिफरल ऑफ दी अबो। देखिए फ्रेंड्स, जो रिसर्च होती है वो ट्रेड करती है आइडेंटिटी सिंबल के रूप में नेशन के अंदर। किस तरह से? ऑल ऑफ दी अबो। देखिए जो रिसर्च होती है वो किसी भी नेशन की प्रोग्रेस को भी रिफ्लेक्ट करती है कि किसी नेशन ने रिसर्च के अंदर कितना डेवलपमेंट किया है या उन्होंने कितनी जो चीजें हैं वो सर्च की है, इनकी जो रिसर्च है कितनी हेल्पफुल है। जो रिसर्च जो होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस होती है, साथ ही साथ जो रिसर्च होती है वो इंटरनेशनल जो प्रेस्टीज है उसको एक्वायर करने में भी हमारी हेल्प करती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हिंदी लैंग्वेज द टर्म अनुसंधान रेफर टू। हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो टर्म अनुसंधान है उसका क्या मतलब है? फॉलोअर ऑफ एन एम, प्रेइंग ऑफ एन एम, अटेन द एम, या फिर बिकम गोल ओरिएंटेड। देखिए हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो अनुसंधान है उसका मीनिंग होता है फॉलोअर ऑफ एन एम, किसी भी एम का फॉलोअर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म अनुसंधान इन हिंदी हैज बीन बोरोड फ्रॉम। जो अनुसंधान जो टर्म है हिंदी के अंदर वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है। द एडवांटेजियस एम यूज्ड इन आर्चरी ट्रेनिंग इन ओल्डन डेज, या फिर द ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयड इन मॉडर्न राइफल शूटिंग कॉम्पिटिशंस, बोथ ऑफ द अबो एनालॉजियस एंड ट्रू इन टर्मिनोलॉजीज पर्सपेक्टिव। ठीक है। बोथ आर हेट्रोजीनियस एंड नॉट रिलेटेड विद द टर्म इन क्वेश्चन। देखिए जो अनुसंधान है हिंदी के अंदर बोरो किया गया है तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सी, कि जो ए और बी जो दोनों के दोनों जो एनालॉजी यहाँ पे दी गई है वो ट्रू है। ठीक है, टर्मिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मैचेस विद दैट ऑफ म्यूली। म्यूली की स्टेटमेंट कौन सी है? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से जो है मैच करेगी? रिसर्च इज ए प्रोसेस इन विच एक्सप्लोरेटरी प्रोसीजर हैज बीन एम्प्लॉयड। रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर जो एक्सप्लोरेटरी प्रोसीजर होता है वो एम्प्लॉय किया जाता है। दी एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड की फॉर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एंड इंटरप्रिटेशन इंटेलेक्चुअली फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एट रिसर्च। रिसर्च इज एन इंटेंसिव फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है। रिसर्च कैन बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ स्टडी मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी। रिसर्च क्या है? एप्लीकेशन है साइंटिफिक मेथड की, इसको एक्सपेरिमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन के लिए क्या है? इंटेलेक्चुअली सोल्व किया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? रिसर्च। नेक्स्ट है, रिसर्च इज बेस्ड अपॉन, किसके ऊपर बेस्ड होती है? साइंटिफिक मेथड, एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट, जर्नल प्रिंसिपल्स। रिसर्च होती है वो बेस्ड होती है साइंटिफिक मेथड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन ए पर्सन ड्राइविंग ऑल द कंक्लूजन्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन in his routine life. In this way, the person can be treated as a scientist, good citizen, intellectual person या normal person. देखिए जब एक पर्सन कंक्लूजन ड्रा करता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, तो इस वजह से उस पर्सन को क्या कहेंगे? एक नॉर्मल पर्सन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिस्ट ही कर सकता है या अच्छा सिटीजन कर सकता है या एक इंटेलेक्चुअल पर्सन ही कर सकता है। देखिए जब हम कोई थीसिस वर्क करते हैं, कोई डेजर्टेशन करते हैं, कोई सिनॉप्सिस बनाते हैं, तो क्या है कि नॉर्मल पर्सन भी इनको कर सकता है। जो एवरेज जो स्टूडेंट होता है, एवरेज जो पर्सन होता है वो भी ये काम कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली ए साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, हाउस होल्ड रूल्स, सेल्फ इमेजिनेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस। देखिए जो साइंटिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होती है और टेस्टिंग से, तो वो बेस्ड होती है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एनालिसिस ऑफ टर्म अनुसंधान गिव्स टू वर्ड। देखिए जो एनालिसिस है टर्म अनुसंधान का उसके दो वर्ड हैं, तो ऑप्शन आपके सामने है, उनमें से कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए प्लस अनुसंधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू बिकम अनसाइंटिफिक इट इज स्पेशेंट। देखिए अनसाइंटिफिक बनना है तो क्या स्पेशेंट है इसके लिए? इररिलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स, इनजस्टिस, या फिर डिसएग्रीमेंट, या फिर ऑल ऑफ दी अबो। देखिए अगर आपको अनसाइंटिफिक ही बनना है तो ये सारी की सारी चीजें जो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपको साइंटिफिक बनना है तो आपको रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट करने पड़ेंगे, इनजस्टिस नहीं करना पड़ेगा
और आपको एग्रीमेंट, ठीक है, एग्री होना पड़ेगा, डिसएग्रीमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा अगर आपको साइंटिफिक होना है। अगर आपको अनसाइंटिफिक होना है तो अनसाइंटिफिक होने के लिए यह सारी की सारी चीजें सफिशियंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। देखिए नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं रिसर्च के, उनमें से कौन सा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। रिलेवेंट डाटा कलेक्शन, इररिलेवेंट डाटा एनालिसिस, रिलेवेंट कंक्लूजन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इनमें से कौन सा रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आपको एग्जाम में यही चीजें बड़े ध्यान से पढ़नी है क्योंकि आप इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, जैसे यहाँ पे ये नोट पूछा गया है, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, इसके ऊपर टिक कर देंगे ऑल ऑफ दी अबव, बट यहाँ पे इस नोट को भी ध्यान से देखने की जरूरत है। और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि इररिलेवेंट जो डाटा एनालिसिस होता है वो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमसी ग्रेथ एंड वाटसन हैव डिफाइंड रिसर्च। देखिए एमसी ग्रेथ और वाटसन ने रिसर्च को डिफाइन किया है, ठीक है। ऑप्शंस हैं यूज ऑफ एक्सप्लोरेटरी मेथड एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन, यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड फॉर एनालिसिस या प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए एमसी ग्रेथ और वाटसन ने रिसर्च को डिफाइन किया है यूज ऑफ एक्सप्लोरेटरी मेथड के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, research is the method of study of the problems where the solution of the problem have been carried out through given facts. The statement is given by, कहता है रिसर्च एक मेथड है स्टडी का, किसकी स्टडी का, प्रॉब्लम्स की स्टडी का, जहां पे जो सॉल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम के वो कैरी आउट किए जाते हैं, जो गिवन फैक्ट वहां पे होते हैं उन्हीं के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, मुनरो ने दी थी, बेस्ट ने दी थी, वॉटसन ने दी थी या फिर कुक ने दी थी। देखिए फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये जॉन डब्ल्यू बेस्ट की स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रिसर्चर शुड पोजेस, रिसर्चर के अंदर क्या होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक फीलिंग्स या फिर साइंटिफिक बिहेवियर। देखिए जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड का होना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च इज एन ऑनेस्ट एफर्ट कैरिड आउट थ्रू इनसाइट, ठीक है। तो रिसर्च एक ऑनेस्ट एफर्ट है, इसको क्या है इनसाइट के अंदर क्या है कैरी आउट किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, वेस्ट के द्वारा, वॉटसन के द्वारा या फिर कुक के द्वारा या फिर नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी, वॉटसन ने दी थी। ये स्टेटमेंट किसकी है, वॉटसन की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंडीशन विच शुड बी फॉलोड बाय रिसर्च इज, मेन जो कंडीशंस हैं जो रिसर्च के द्वारा फॉलो की जाती हैं, ठीक है, वो क्या है, ऑनेस्ट एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड प्रिंसिपल्स या फिर स्टैंडर्डाइज्ड फाइंडिंग एंड कंक्लूजन्स ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो मेन कंडीशन होती है जो रिसर्च के ऊपर रिसर्च के द्वारा फॉलो की जानी चाहिए वो क्या होती है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए वो जो एक्सप्लोरेशन इनकी जिन चीजों को फाइंड आउट करता है, एक्सप्लोर करता है, वो ऑनेस्टली होना चाहिए, ठीक है। फैक्ट और प्रिंसिपल्स की नॉलेज उसको होनी चाहिए और जो स्टैंडर्डाइज फाइंडिंग और कंक्लूजन्स हैं वो भी क्या है, एक मेन कंडीशन होती है जो रिसर्च के द्वारा फॉलो की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ यू आर एम्प्लॉइंग साइंटिफिक मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए कहता है कि अगर आप साइंटिफिक मेथड जो है रिसर्च का एम्प्लॉय करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन करते हैं रिजल्ट की, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइंटिफिक, सेल्फ सेटिस्फाइंग, कॉम्प्लीमेंट्री टू पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसको कहेंगे हम साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है। तो रिसर्च भी क्या होती है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है। कई बार ये वाली स्टेटमेंट दे दी जाती है और साइंटिफिक प्रोसेस या फिर ये पूछ लिया जाता है कि रिसर्च क्या होती है, ठीक है। तो रिसर्च क्या होती है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है या साइंटिफिक मेथड होता है जो किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज, कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के कौन से है, सीरियस एंड इंटेंसिव स्टडी, इंक्रीज द विजडम बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड कंक्लूजन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च गिवन है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिसर्च शुड बी, रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव, वैलिड, रिलायबल, ऑल ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स जो रिसर्च है वो ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो रिसर्च है उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसको कोई ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, रिसर्च वैलिड भी होनी चाहिए, साथ ही साथ जो है रिसर्च जो है रिलायबल भी होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन इसके अंदर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर टू इम्बाइब द क्वालिटी ऑफ प्रेडिक्शन इन ए रिसर्च इट शुड बी, अगर हम क्वालिटी प्रेडिक्शन इम्बाइब करना चाहते हैं तो रिसर्च के अंदर क्या होना चाहिए, कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड डाटा। ये रिसर्च जो है
सॉलिड डाटा के बेस के ऊपर कंप्लीट होनी चाहिए, बेस्ड ऑन वंस ओन सेल्फ प्रेफरेंसेस, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, कैरिड आउट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द पब्लिक ओपिनियन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इम्बाइब करना चाहते हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो रिसर्च जो है कंप्लीटेड होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड डाटा, ठीक है फ्रेंड्स। द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-66 इज, एजुकेशन कमीशन था जो 64-66 का, उसकी रिपोर्ट का टाइटल क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, एन एनलाइटन एंड ह्यूमन सोसाइटी, एजुकेशन एंड द पीपल ऑफ इंडिया, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। देखिए जो एजुकेशन कमीशन था 1964-66 का, इसकी रिपोर्ट का जो टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन को लेकर, प्लेजर और डिसप्लेजर रिजल्टिंग फ्रॉम ए लर्निंग एक्सपीरियंस डिसाइड द डिग्री ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। कहता है जो प्लेजर और डिसप्लेजर होते हैं वो किसका रिजल्ट होते हैं? लर्निंग एक्सपीरियंस का, और वो डिसाइड करते हैं डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस को। रीजन कहता है ऑल प्लेजेंट एक्सपीरियंस, जो सारे अच्छे जो एक्सपीरियंस होते हैं, हैव ए लास्टिंग इन्फ्लुएंस, ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, एंड आर रिमेम्बर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ज्यादा लंबे समय तक याद किए जाते हैं। वाइल द अनप्लेजेंट वन, और जो अनप्लेजेंट होता है वो जल्दी ही भूला जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है फ्रेंड्स, देखिए इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए और आर जो है दोनों यहाँ करेक्ट बताए गए हैं, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी? ए की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ए फील्ड स्टडी इज कंडक्टेड इन ए रियल लाइफ सेटिंग। फील्ड स्टडी जो होती है रियल लाइफ सेटिंग के अंदर कंडक्ट की जाती है। कहते हैं इट इफेक्टिवली यूज साइंटिफिक मेथड, और ये साइंटिफिक मेथड का जो इफेक्टिवली यूज करती है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ए तो करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा एक डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? एसोसिएशन, रिग्रेशन, कॉम्पनसेशन या फिर सबमिलेशन। यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है वो है एसोसिएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग। यहाँ पे कौन सी इनकरेक्ट पेयरिंग है? यहाँ पे ये कुछ थ्योरी गिवन है। ROS थ्योरी ऑफ लर्निंग, IP पैवलव की बताते हैं, SR थ्योरी ऑफ लर्निंग, R गुथरी की, RS थ्योरी ऑफ लर्निंग, CI हल की, और SOR थ्योरी ऑफ लर्निंग BF स्किनर की। देखिए यहाँ पे जो थ्योरी है, यानी कि यहाँ पे जो पेयरिंग इनकरेक्ट है वो है B। इसमें बताया गया है SR थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, RS गुथरी की है, ठीक है, लेकिन ये RS गुथरी की थ्योरी नहीं है। ये किसकी थ्योरी है? ये थॉर्नडाइक की थ्योरी है। ए पर्सन साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट आर आइडेंटिकल। एक पर्सन का जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो आइडेंटिकल होता है। इज द व्यू ऑफ, किसका व्यू है? ये फंक्शनलिस्ट का है, स्ट्रक्चरलिस्ट का है, या फिर SR एसोसिएशनिस्ट का है, या फिर गेस्टाल्ट फील्ड के जो साइकोलॉजिस्ट है उनका है। तो ये है SR एसोसिएशनिस्ट का, ठीक है, व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स एज दे आर एंड एज दे आर लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड इन लाइफ रादर देन वर्ड्स वाज दिस स्लोगन ऑफ। ये किसका स्लोगन है? ये प्रैग्मेटिस्ट का है, रियलिस्टिक का है, आइडियलिस्ट का है, या एग्जिस्टेंशलिस्ट का है? तो ये जो स्लोगन है वो है रियलिस्टिस्ट का। जो रियलिज्म को मानने वाले हैं ये उनका स्लोगन है। If Ram is taller than Mohan, Mohan is taller than Sohan, Ram is the tallest statement comes under which type of reasoning? ये किस टाइप की रीजनिंग की कैटेगरी के अंदर आती है? इंडक्टिव, डिडक्टिव, लीनियर या फिर कंडीशनल रीजनिंग? तो देखिए ये आती है लीनियर रीजनिंग की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द डिफरेंट साइकोलॉजिकल थ्योरी आर गिवन इन लिस्ट 1। यहाँ पे भी लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है, और यहाँ पे थ्योरी गिवन है, उनके जो एक्सपोनेंट है वो गिवन है। तो आपको छांटना है कौन सा किस थ्योरी के अंदर आता है। देखिए यहाँ पे ये नाम गिवन है, अब ये कोड है फ्रेंड्स, देख लीजिए। थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट किसने दी थी? ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसकी है? सोशल अर्ग थ्योरी किसकी है? और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि ये सारी की सारी सही मैच है, लेकिन जो लास्ट में जो दी गई है वहां पे फ्रेड जो दिया गया है, सिगमंड फ्रेड, इसकी जो कोई थ्योरी यहाँ पे गिवन भी नहीं है। अगर हम बात करें MC डोगल की थ्योरी की, जो MC डोगल जी उन्होंने थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट दी थी, और हाल ने जो थ्योरी दी थी वो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी थी। एडलर की थ्योरी सोशल अर्ग थ्योरी थी, और मैस्लो की क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी थी।
इनमें से कई बार एग्जाम में एक एक थ्योरी भी पूछ ली जाती है, यहाँ पे मैचिंग टाइप में है तो एक एक अगर पूछ ली जाती है तो यहाँ से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नोट डाउन करने का क्या फायदा होता है फ्रेंड्स, आपको जो है लिखते लिखते ही चीजें याद हो जाती हैं, तो इसलिए बार बार उनको याद करने की जरूरत नहीं रहती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन लर्न्स अ लॉट ऑफ अर्थमेटिक स्किल, एक जो बच्चा है काफी सारे अर्थमेटिक स्किल सीख जाता है बाय वे ऑफ कंप्लीटिंग ए प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए, सेलिब्रेशन ऑफ दीपावली फेस्टिवल, दिस विल बी नोन एज काइंड ऑफ, ये क्या है? ये आपके सामने ऑप्शन है, इंसिडेंटल लर्निंग है, फॉर्मल लर्निंग है, इनफॉर्मल है या फिर नॉन फॉर्मल लर्निंग है। तो ये होगी इंसिडेंटल लर्निंग। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स इज नोन एज, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिक्स की, उसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग एरर या फिर स्टैंडर्ड वेरिएंस, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ ए कंस्ट्रक्ट इज द वन विच डिफाइन इट इन टर्म ऑफ, किस टर्म में इसको डिफाइन करती है? अदर कंस्ट्रक्ट की टर्म में, इम्प्लाइड बिहेवियर पैटर्न में, एक्टिविटी नेसेसरी टू मेजर इट या फिर अदर इक्विवेलेंट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एक्टिविटीज नेसेसरी टू मेजर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ रिसर्च प्रोसेस, कौन सा रिसर्च प्रोसेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है? इम्प्रेशनल अप्रोच, सिस्टमैटिक, अनकंट्रोल्ड या फिर क्रिटिकल। तो इनमें से जो रिसर्च प्रोसेस है उसका फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है, वो है अनकंट्रोल्ड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग, जो कंडीशनिंग अप्रोच होती है लर्निंग की, उसके अंदर ये ऑप्शन गिवन है आपको। ऑप्शन ए कहता है द सब्जेक्ट शुड बी इन रेडीनेस टू रिसीव द अननेचुरल स्टिमुलस, कहता है जो सब्जेक्ट है वो रेडीनेस के लिए क्या है, तैयार रहना चाहिए अननेचुरल स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। तो ये कहता है सेकंड ऑप्शन, जो अननेचुरल स्टिमुलस है वो फॉलो करता है नेचुरल स्टिमुलस को, और सी कहता है नेचुरल से टू रिस्पॉन्स टू नेचुरल स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू बी रीइंफोर्स्ड, और डी कहता है जो नेचुरल स्टिमुलस है वो फॉलो करता है अननेचुरल स्टिमुलस को। तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कि जो अननेचुरल स्टिमुलस है वो फॉलो करता है नेचुरल स्टिमुलस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन टू एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ट फैक्टर डिजाइन ऑफ रिसर्च, क्या चीजें यहाँ पे कॉमन नहीं है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोस्ट फैक्टर डिजाइन ऑफ रिसर्च के अंदर? काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, या मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या कंट्रोलिंग एक्सटर्नल वेरिएबल, या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो कॉमन नहीं है वो है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग टोलमैन ने दी है, फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग लेविन ने दी है, सोशल लर्निंग थ्योरी ब्रूनर की है, और ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक की है। तो यहाँ पे कौन सी चीज इनकरेक्ट है? यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है, और ब्रूनर ने जो थ्योरी दी है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। ठीक है, ब्रूनर की थ्योरी कौन सी है? कोग्निटिव डेवलपमेंट की है, और सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है? अल्बर्ट बंडूरा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए जो इनमें से मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है वो है मोड, बाकी सारे क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए डाल भी दिया है, देखिए रेंज क्या है, ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ठीक है, और मीन डेविएशन भी क्या है? ये भी मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। ये मोड क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। और साथ में हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो रेंज होती है वो क्या करती है, जो डिफरेंस होता है लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के अंदर उसको क्या करती है? ये बताती है। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे कंटेंट डाला गया है। और मोड क्या करते हैं? ये एक वैल्यू होती है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली होती है आपके डाटा सेट के अंदर। और अगर हम बार चार्ट की बात करें तो मोड का जो स्कोर होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बार चार्ट के ऊपर सबसे ज्यादा जो स्कोर होता है वो किसका होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट बार जो स्कोर होता है वो मोड का होता है। अगर हम बात करते हैं मीन डेविएशन की, तो मीन डेविएशन क्या होती है? मीन डेविएशन वो नंबर और वैल्यू या क्वांटिटी होती है जो स्मॉल होती है, या फिर जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ये स्मॉल नहीं है, देखिए अगर जहां पे स्मॉल है तो हम मीन डेविएशन का यूज करते हैं, अगर स्मॉल नहीं है तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं।
और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, एक स्टैटिक मेजर होती है डिस्पर्सन का ही, जो कि यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में भी कि कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है। तो देखिए ये तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, और इसके अंदर जो डाटा सेट होता है वो रिलेटिव होता है मीन के, और उसको कैलकुलेट किया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएंस रिफ्लेक्टिंग ए सिस्टमैटिक डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ऑफ मेजर्स इज टर्म्ड। जो वेरिएंस रिफ्लेक्ट करता है सिस्टमैटिक डिफरेंस किस में, ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेजर के बीच में, उसको क्या कहेंगे, टोटल वेरिएंस, एरर वेरिएंस, एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस या विद इन ग्रुप वेरिएंस, तो उसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिएंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ओटावेज व्यू ऑन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। देखिए ओटावे का व्यू देखना है एजुकेशन और सोशल चेंज के ऊपर। एजुकेशन चेंज करती है सोसाइटी को, जो एजुकेशनल चेंज होता है फॉलो करता है सोशल चेंज को, या फिर एजुकेशनल चेंज और सोशल चेंज जो है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और जो एजुकेशनल चेंज है और सोशल चेंज है वो इंटरडिपेंडेंट है, बट विच इज द काज एंड विच इज द इफेक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइन करता है कि जो काज क्या है, इफेक्ट क्या है, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो ओटावे का जो एजुकेशन और सोशल चेंज को लेकर जो व्यू है वो ये है ऑप्शन बी, कि एजुकेशनल जो चेंज है वो सोशल चेंज को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैटिस्टिकल एवरेज बेस्ड ऑन इंटायर पॉपुलेशन एंड द वन बेस्ड ऑन ए सैंपल इज नोन एज। स्टैंडर्ड एरर कहेंगे हम इसको, मीन डिफरेंस कहेंगे, सैम्पलिंग एरर कहेंगे, या फिर मीन डेविएशन का जो डिफरेंस होता है स्टैटिस्टिकल एवरेज के अंदर जो बेस्ड होता है इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है, और वन इज बेस्ड होता है सैंपल के ऊपर, यानी कि एक तो इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है और एक क्या है सैंपल के ऊपर बेस्ड है, तो उसको हम कहेंगे सैम्पलिंग एरर। इन द प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस द टाइप 2 एरर इज कमिटेड व्हेन। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के अंदर टाइप 2 एरर कब आती है, सब ट्रू नल हाइपोथेसिस, या फिर रिजेक्ट करेंगे ट्रू नल हाइपोथेसिस को तब आती है, या फिर रिजेक्ट करते हैं फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, या फिर एक्सेप्ट करते हैं फॉल्स नल हाइपोथेसिस को। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए टाइप 2 एरर कब आती है, जब हम एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जब क्या आती है टाइप 2 एरर। द IQ ऑफ ए 25-year-old बॉय whose mental age 16 will be। कहते हैं कि मेंटल एज इतनी है और इसकी जो है एक्चुअल एज कितनी है, और IQ बताना है इसका कितना होगा, 64, 75, 80 और 100। देखिए आपको IQ जो निकालने वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होगा, ये पियर्सन का फॉर्मूला है, ठीक है, IQ स्कोर। इसके अंदर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हमारे पास मेंटल एज क्या है 16 है, और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है इसकी 25 है, और इसको हम डिवाइड करने के बाद क्या है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए रिसर्चर कंडक्ट ए रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर। कहता है कौन सा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस के लिए। तो ये किसका एग्जांपल है, बेसिक रिसर्च का, एक्शन का, अप्लाइड का, फंडामेंटल का। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको या तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अगर आप वीडियो एजुकेशन पॉइंट की प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारे हेल्पफुल क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारे सैंपल पेपर डाल रखे हैं, और ये सैंपल पेपर आपके आने वाले नेट एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अप्लाइड रिसर्च। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज फ्रॉम, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो लाई करता है किस रेंज में लाई करता है। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, तो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी वीडियो अलग से बना रखी है, और साथ ही हम आपको यहाँ पे बता देते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो लाई करता है +1 to -1, यानी कि +1 से -1 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू लाई करती है। अकॉर्डिंग टू मोली द टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इज। देखिए मोली जो है उनके अकॉर्डिंग जो रिसर्च का जो मेथड है वो कौन सा है, ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड है, सर्वे मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, या फिर ऑल ऑफ द अबव मेथड। तो कहता है कि जो टाइप ऑफ रिसर्च मेथड होते हैं उनमें से इनके अकॉर्डिंग कौन सा है, तो क्या कौन सा होगा फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्या है रिसर्च मेथड है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल मेथड आर। टाइप ऑफ हिस्टोरिकल मेथड, ठीक है, यहाँ पे टाइप पूछेगा हिस्टोरिकल मेथड के, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिपोर्टिंग, स्कूल सर्वे एंड सोशल सर्वेज, सर्वे एग्जामिनेशन, क्वेश्चनियर सर्वे, ठीक है। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल मेथड है उसका जो टाइप होगा वो होगा हिस्टोरिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिपोर्टिंग, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द पोजिशन ऑफ सैंपल इन सर्वे मेथड, जो पोजिशन होती है सैंपल की सर्वे मेथड के अंदर क्या होती है, एसेंशियल होती है, पार्शियल होती है, कांस्टेंट होती है या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए ये जो सर्वे मेथड होता है उसके अंदर जो सैंपल की जो पोजीशन होती है वो एसेंशियल होती है, क्योंकि जब हम कोई भी सर्वे करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। किसी सैंपल के बिना तो हम सर्वे कर ही नहीं सकते, ठीक है। पहले हम अपना सैंपल लेते हैं कि हमने 10 लोगों पे सर्वे करना है, 20 लोगों पे करना है, 50 लोगों पे करना है, 1000 पे करना है, ठीक है। जितने लोगों पे सर्वे करना होता है सबसे पहले हम अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम सर्वे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, एसेंशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्रोल इन सर्वे मेथड इज रिक्वायर्ड। कंट्रोल की क्यों जरूरत होती है सर्वे मेथड के अंदर? टू ए ग्रेट एक्सटेंट ये ज्यादा मतलब महत्व रखता है, या फिर ये लेस एक्सटेंट कम महत्व रखता है, नॉर्मल महत्व रखता है, या फिर नॉट एट ऑल, ये कोई भी महत्व नहीं रखता। देखिए जो कंट्रोल होता है सर्वे मेथड के अंदर वो बहुत कम महत्व रखता है। देखिए सर्वे मेथड के अंदर हम सर्वे करने जाते हैं तो हम किसी से भी अपना जो डाटा होता है वो फिल करवाते हैं। देखिए हम उसके अंदर क्या है, किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते, बस हम अपने आप पे खुद पे कंट्रोल रख सकते हैं, बट किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन हमारे तैयार होते हैं या जो क्वेश्चनेयर या फिर जो भी कोई टेस्ट हमारे पास होता है उसी के अकॉर्डिंग जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो हमारे सर्वे को भर देते हैं। इसलिए यहाँ पे कंट्रोल क्या है, एक लेस एक्सटेंट की जो है भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली द एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैलिडिटी इज प्रेजेंट इन द इन्फेरेंस वी गेट फ्रॉम। इंटरनल और एक्सटर्नल जो वैलिडिटी होती है जो प्रेजेंट होती है इन्फेरेंस के अंदर, उसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर, या फिर सर्वे मेथड से, या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड से, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल जो वैलिडिटी होती है प्रेजेंट होती है इन्फेरेंस के अंदर वो होती है एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड से। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या होता है? एक एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर जो इवेंट होता है वो पहले से घटित हो चुका होता है और जो उसकी रिपोर्टिंग और जो रिकॉर्डिंग होती है वो बाद में होती है, ठीक है। Which of the following method is free from the difficulties related with sampling, control and validity of inference? कहता है कि कौन सा जो मेथड है वो फ्री फ्रॉम है, किससे? जो डिफिकल्टी आती है सैम्पलिंग से, कंट्रोल से और वैलिडिटी से रिलेटेड। तो देखिए हिस्टोरिकल मेथड है, फिलोसफिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, सर्वे मेथड। इसका आंसर होगा हिस्टोरिकल मेथड, क्योंकि जो हिस्टोरिकल मेथड होता है उसके अंदर जो पास्ट की जो घटनाएं होती है उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं, और जो पास्ट की घटनाएं होती है उनको उनके ऊपर स्टडी क्यों की जाती है? क्योंकि हम जो प्रेजेंट होता है हमारा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंटरनल वैलिडिटी रिलेटेड विद इन्फेरेंस इज एसोसिएटेड टू। जो इंटरनल वैलिडिटी होती है किसी भी इन्फेरेंस से रिलेटेड होती है तो वो किससे एसोसिएटेड होती है? एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड ऑफ रिसर्च से, एक्सपेरिमेंटल मेथड से, बोथ ऑफ द अबव से, नन ऑफ द अबव से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इंटरनल वैलिडिटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड ऑफ रिसर्च इज एसोसिएटेड टू। जो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड है रिसर्च का वो एसोसिएटेड होता है सैंपल से, कंट्रोल से, वैलिडिटी रिलेटेड विद इन्फेरेंसेस से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे जो एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड होगा रिसर्च का वो एसोसिएटेड होगा ऑल ऑफ द अबव से, क्योंकि उसके अंदर सैंपल भी लेना होता है, कंट्रोल भी करना होता है, और जो वैलिडिटी होती है इन्फेरेंस से रिलेटेड वो भी यहाँ पे मायने रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड हैव द सिमिलरिटी इन नेचर व्हेन कंपेयर इन रिलेशन टू सैंपल कंट्रोल एंड वैलिडिटी ऑफ इन्फेरेंस। कहता है कि कौन सा जो रिसर्च मेथड है वो सिमिलरिटी रखता है नेचर के अंदर, किसके अंदर? जब उसको कंपेयर किया जाता है, सिमिलरिटी रखता है नेचर के अंदर, किसकी नेचर के अंदर? जब उसको कंपेयर किया जाता है इन रिलेशन टू सैंपल कंट्रोल एंड वैलिडिटी ऑफ इन्फेरेंस। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल मेथड, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, इफ नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल मेथड। अगर इनके अंदर हम सैंपल कंट्रोल और वैलिडिटी को अगर कंपेयर करते हैं तो हिस्टोरिकल और जो फिलोसफिकल मेथड होते हैं इनके अंदर जो है हमारा सैंपल कंट्रोल और वैलिडिटी, इन तीनों चीजों के अंदर अगर सिमिलरिटी देखें तो ये जो है बहुत ही ज्यादा सेम प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वे मेथड इज एसोसिएटेड विद। सर्वे मेथड एसोसिएटेड होता है किसके एसोसिएटेड होता है? दोज एक्सरसाइजेज विच आर कंटिन्यूड रेगुलरली। वो एक्सरसाइज जो लगातार हो रही हैं, या फिर वो प्रोसेसेस जो लगातार हो रही हैं, या फिर वो एक्सपीरियंस जो हम पहले ही क्या है रियलाइज किए जा चुके हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए सर्वे मेथड एसोसिएटेड होता है ऑल ऑफ द अबव के, जिसके अंदर एक्सरसाइज लगातार हो रही है या प्रोसेस भी लगातार हो रही है और जो एक्सपीरियंस होता है उनको रियलाइज किया जा चुका है। द नेचर ऑफ ए हाइपोथेसिस इज ऑप्शन ए कंसेप्चुअल, बी डिक्लेरेटिव, सी एक्शन ओरिएंटेड, डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो नेचर होती है हाइपोथेसिस की वो कैसी होती है, वो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि जो हाइपोथेसिस की नेचर होती है वो कंसेप्चुअल भी होती है, डिक्लेरेटिव होती है और एक्शन ओरिएंटेड होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस इज ए थॉटफुल स्टेटमेंट, ए फॉरवर्डिंग स्टेटमेंट, ए टेम्पररी सॉल्यूशन, ऑल ऑफ दी अबो। देखिए जो हाइपोथेसिस होती है वो एक थॉटफुल स्टेटमेंट भी होती है, फॉरवर्डिंग स्टेटमेंट भी होती है एंड एक टेम्पररी सॉल्यूशन होती है किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है। ऑल ऑफ दी अबो इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इनमें से कौन सी जो है एक प्रॉब्लम की टाइप नहीं है? फिलोसफिकल प्रॉब्लम, कोरिलेशनल प्रॉब्लम, सर्वे प्रॉब्लम्स, लॉन्गिट्यूडनल प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम की टाइप नहीं है, बट जो ये लॉन्गिट्यूडनल है ये क्या है? एक रिसर्च है, ठीक है। ये रिसर्च का एक मेथड है। तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनरली द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड आर आल्सो द स्टेप ऑफ। देखिए जो साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप होते हैं वो किसके स्टेप भी होते हैं? रिसर्च के स्टेप होते हैं, ह्यूमन लाइफ के होते हैं, लिटरेरी कलेक्शन के होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबो। देखिए फ्रेंड्स जो साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप होते हैं वो रिसर्च के स्टेप भी होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एडवांटेज ऑफ सिनॉप्सिस इज। एडवांटेज क्या होता है सिनॉप्सिस का? इट क्लियरली शोज द वे ऑफ रिसर्च। ये रिसर्च का वे जो है शो करता है, ठीक है, स्पष्ट रूप से रिसर्च का वे शो करता है। इट विजुअलाइज द वेरियस डिफिकल्टीज रिलेटेड विद डिफरेंट स्टेप ऑफ रिसर्च। ये विजुअलाइज करता है जो डिफिकल्टी आती है, ठीक है, जो रिसर्च के जो स्टेप होते हैं उनके अंदर। इट हेल्प इन प्लानिंग वेरियस स्टेप्स ऑफ द रिसर्च। ये रिसर्च के जो काफी सारे जो स्टेप होते हैं उनको प्लान करने में हेल्प करता है। ऑल ऑफ द अबो, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबो, क्योंकि जो सिनॉप्सिस होता है वो रिसर्च का वे भी शो करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो डिफिकल्टी आनी है रिसर्च के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप को करते टाइम वो भी विजुअलाइज करता है, और रिसर्च की जो स्टेप की प्लानिंग होती है उसके अंदर ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A good synopsis is considered as। गुड सिनॉप्सिस कैसी होती है? हाफ वे रिसर्चेज आपको आप गुड सिनॉप्सिस बोलोगे, या कंप्लीट रिसर्च होती है, या पार्शियल रिसर्च होती है, या बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च होती है। देखिए फ्रेंड्स जो गुड सिनॉप्सिस होती है इनकी जो अच्छी सिनॉप्सिस वो मानी जाती है जो हाफ वे रिसर्चेज होती है। इनकी रिसर्च का हमें आधा रास्ता प्रोवाइड कराती है, या आधी जो रिसर्च होती है हमारी उसको ये शो करती है, बट इसको पार्शियल रिसर्च हम नहीं बोल सकते, ठीक है। पार्शियल का जो मीनिंग होता है वो हाफ वे से थोड़ा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेस्ट हैज डिफाइंड हाइपोथेसिस। देखिए बेस्ट जो है ये जॉन डब्ल्यू बेस्ट को बेस्ट यहाँ पे बोला गया है, वो डिफाइन करता है एक हाइपोथेसिस क्या होती है। इट इज ए थॉटफुल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, इट इज ए फॉरवर्ड थिंकिंग होती है, या फिर इट इज ए एक्सपेक्टेड हैपनिंग होती है, या इट इज ए टेम्पररी सॉल्यूशन। देखिए जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है? एक थॉटफुल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा द सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च इज कॉल्ड। सिनॉप्सिस जो होती है रिसर्च उसको क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं, मैपिंग ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं, या बेस ऑफ प्रॉब्लम होता है, या ऑल ऑफ द अबो। देखिए फ्रेंड्स जो सिनॉप्सिस होती है रिसर्च की वो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। जो सिनॉप्सिस होती है वो एक ब्लूप्रिंट भी होती है, वो प्रॉब्लम की मैपिंग भी होती है, और वो हमारी जो प्रॉब्लम होती है उसका बेस भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिपरेशन ऑफ ए सिनॉप्सिस इज। प्रिपरेशन ऑफ ए सिनॉप्सिस इज एन आर्ट, ए साइंस, बोथ ऑफ द अबो, या फिर नन ऑफ द अबो। देखिए जब आप कोई भी सिनॉप्सिस प्रिपेयर करते हैं तो वो आर्ट के साथ साथ साइंस भी होती है, यानी कि सिनॉप्सिस की जो प्रिपरेशन होती है एन आर्ट और ए साइंस, ये दोनों होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बोथ ऑफ द अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वॉन डेलन द मेन इंपोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च इज। इट इज द स्ट्रॉन्ग चेन बिटवीन द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। इट रिफ्लेक्ट द होल वर्किंग डिजाइन ऑफ द रिसर्च। इट डिलिमिट्स द रिसर्च टू बी कैरिड आउट। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए जो वॉन डेलन है वो कहते हैं कि जो मेन इंपोर्टेंस है हाइपोथेसिस का रिसर्च के अंदर वो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? मेन जो इंपोर्टेंस है वो ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट रहेंगी, क्योंकि जो हाइपोथेसिस है वो क्या होनी चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग चैन होनी चाहिए, किसके बीच में? प्रॉब्लम के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में। साथ ही जो आपका रिसर्च का जो डिजाइन है आप किस तरह से काम करोगे इसको भी वो रिफ्लेक्ट करता है, और रिसर्च का जो एरिया होता है आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसको ये डिलिमिट भी करती है, ठीक है। तो ये मेन जो है इंपोर्टेंट हाइपोथेसिस होती है रिसर्च के अंदर, ठीक है। द मीनिंग ऑफ डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस इज। डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस का मीनिंग यहाँ पे पूछा गया है द डिक्लेरेशन ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स, द एक्सप्रेशन ऑफ द कोरिलेशन अमंग द वेरिएबल्स, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट।
कहते हैं यहाँ पे जो मीनिंग है डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस का वो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही होंगी, क्योंकि ये क्या होती है, डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस एक डिक्लेरेशन होती है किसकी, रिलेशनशिप, ठीक है, वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, साथ ही एक एक्सप्रेशन होती है जो कोरिलेशन होती है वेरिएबल के बीच में उसकी। तो इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, हम टाइम को देखते हुए बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है अभी नजदीक है, एग्जाम बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ गए हैं, तो जल्दी जल्दी से हम प्रिपरेशन करते हैं। द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज इंटरोगेटिव फॉर्म, डिक्लेरेटिव फॉर्म, डायरेक्शनल फॉर्म, ऑल ऑफ देव। देखिए जो हाइपोथेसिस की जो टाइप होती है वो कौन कौन सी होती है, यानी कि कौन कौन सी हाइपोथेसिस की फॉर्म होती है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी हाइपोथेसिस होती है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में भी होती है, डिक्लेरेटिव फॉर्म में भी होती है और डायरेक्शनल फॉर्म में भी होती है, और साथ ही साथ अगर पूछा जाए तो ये नॉन डायरेक्शनल फॉर्म में भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मीनिंग ऑफ रेंडमाइजेशन इज। रेंडमाइजेशन का मीनिंग क्या है। Each element of population has equal chance to be included in the sample। हर एक जो एलिमेंट होता है पॉपुलेशन के अंदर वो इक्वल चांस रखता है सैंपल के अंदर इंक्लूड होने के लिए। द सिलेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम पॉपुलेशन डू नॉट पोज थ्रेट टू द सिलेक्शन ऑफ अदर इंडिविजुअल इन द सैंपल। देखिए जो इंडिविजुअल का जो सिलेक्शन होना पॉपुलेशन से वो दूसरे इंडिविजुअल के लिए सैंपल के अंदर क्या है, थ्रेट पैदा नहीं करता है। The method does not include the personal basis। जो मेथड होते हैं वो पर्सनल बेसिस के ऊपर नहीं इंक्लूड किए जाते। ऑल ऑफ दी, वो देखिए जो रेंडमाइजेशन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, वो सभी होगा। रेंडमाइजेशन की प्रोसेस के अंदर ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडवांटेज ऑफ द सैंपल इज। एडवांटेज क्या होता है सैंपल का, टाइम सेविंग होता है, मनी सेविंग होता है, एनर्जी सेविंग होता है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो सैंपल होता है हमारा वो पॉपुलेशन से लिया जाता है, ठीक है, और जो सैंपल होता है वो हमारी पॉपुलेशन का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो जो अगर आप एडवांटेज बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले गुड सैंपल के, तो वो क्या होना चाहिए, टाइम सेविंग भी होना चाहिए, मनी सेविंग होना चाहिए, एनर्जी सेविंग होना चाहिए। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेथड ऑफ रेंडमाइजेशन इज लॉटरी और कॉइन मेथड, ठीक है, ब्लाइंडेड, फोल्डेड और डाइस मेथड, टिपेटेबल और इरेगुलर मेंबर्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए फ्रेंड्स, जो रेंडमाइजेशन है, रेंडमाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये हमने पहले भी जो रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियो डाली है वहां पे डिफाइन कर रखा है इसको अच्छे से, और हमारे इसके ऊपर एक थ्योरी की वीडियो भी है, आप वहां पे जाकर के रेंडमाइजेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेथड होता है रेंडमाइजेशन का वो क्या होगा, ये सारे के सारे जो मेथड यहाँ पे गिवन है, लॉटरी मेथड है या फिर क्वाइन मेथड है, ब्लेंडेड फोल्डेड है या फिर वो डाइस मेथड है, टिपेट टेबल है या इरेगुलर मेंबर है, ये सारे के सारे क्या है, रेंडमाइजेशन के मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग द प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट ऑफ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट होती है किसकी, इनसफिशिएंट पॉपुलेशन की, लिमिटेशन ऑफ डाटा की, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट होती है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, क्योंकि वहां पे इनसफिशिएंट पॉपुलेशन की भी प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है, और साथ ही साथ जो लिमिटेशंस होती है डाटा की उसकी भी क्या है, प्रोबेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी फॉर केप्ट इन माइंड बाय द रिसर्चर ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जब कोई भी रिसर्चर एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेता है तो उसके लिए कौन सी जो प्रिकॉशंस होती है जो उसको माइंड में रखनी होती है, डीप नॉलेज होनी चाहिए उसको टारगेट पॉपुलेशन की, या फिर उसको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए सैम्पलिंग टेक्निक की, या फिर एक्यूरेट इम्प्लीमेंटेशन करे वो सैम्पलिंग के डिजाइन की, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। देखिए उसको डीप नॉलेज भी होना जरूरी है जो पॉपुलेशन उसने ली है, ठीक है, अपना सैंपल उसने जहां से लिया है उस पॉपुलेशन की उसको डीप नॉलेज होना जरूरी है। साथ ही उसको जो सैंपलिंग टेक्निक है उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पॉपुलेशन आपने ली, कौन सा सैंपल आपने यहाँ पे इसमें से लिया है और इसके ऊपर कौन सी जो सैंपलिंग टेक्निक लगेगी, ठीक है, और एक्यूरेट इम्प्लीमेंटेशन उसको करनी आनी चाहिए सैंपलिंग डिजाइन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिलिमिटेशंस ऑफ ए सैंपल आर। डिलिमिटेशन क्या होती है सैंपल की, पॉसिबिलिटीज ऑफ बायसेस, ठीक है, नीड ऑफ ट्रेन्ड पर्संस, इनकंसिस्टेंसी ऑफ सैंपल यूनिट्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो डिलिमिटेशन होती है सैंपल की वो सारी की सारी होती है। देखिए वहां पे जो बायसनेस होती है, ठीक है, उसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है। वहां पे ट्रेंड पर्सन्स भी होना चाहिए कि जो रिसर्च के अंदर जो काम करता है सैंपल जो कलेक्ट करता है वो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए। बट यहाँ पे डिलिमिटेशन पूछा गया है तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि वहां पे हमें क्या होता है, ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती है और सैंपल की जो यूनिट्स होती है उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी भी आ जाती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज, मीनिंग क्या होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का? वेयर लाइज द यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूजन ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन ए सैंपल। देखिए जहाँ पे यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी रखे, ठीक है, इंक्लूजन की, यानी कि सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं वो ऐड किए जाएं, ठीक है, उनको शामिल किया जाए किसके अंदर? पॉपुलेशन इन ए सैंपल के अंदर, जो पॉपुलेशन से जो सैंपल लेना है। वेयर द कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ द पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड, जहाँ पे कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिवनेस होनी चाहिए, यानी कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वेयर नो प्रीजस्टिस आर एग्जिस्टेड विद एनी एलिमेंट ऑफ द सैंपल, वहां पे कोई प्रीजस्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब आप कोई भी सैंपल के लिए एलिमेंट लेते हैं। ऑल ऑफ द अबो, तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है उसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे सारी की सारी चीजें करेक्ट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम हैज बीन रिटन, आप किसी भी प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन लिखते हैं, किसी भी डिजायर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड, इस टाइप की जो हाइपोथेसिस है उसको आप क्या कहेंगे? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, या फिर डिक्लेरेटिव हाइपोथेसिस, या फिर नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि आप क्या करते हैं, डिजायर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डिजायर्ड डायरेक्शन के अंदर आप किसी भी प्रॉब्लम के क्या है सॉल्यूशन को लिखते हैं, तो वो क्या होगा? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के अंदर, यानी कि इसके अंदर हाइपोथेसिस कौन सी होगी? डायरेक्शनल होगी। केस स्टडी मेथड डिनोट, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ज्यादातर केस स्टडी से रिलेटेड ही है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो केस स्टडी जो रिसर्च होती है उसी से हमने यहाँ पे एमसीक्यू तैयार किए हैं। तो देखिए केस स्टडी जो मेथड होता है वो डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? द स्टडी ऑफ ए केस को इन इट्स विक्निटी, कहता है कि जो स्टडी होती है केस की अपने आसपास की, इसके साथ, या फिर एक्सटेंसिव स्टडी होती है केस की, या फिर कम्युलेटिव स्टडी होती है किसी केस की, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए जो केस स्टडी मेथड होता है वो डिनोट करता है इन सभी चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केस स्टडीज, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या केस स्टडी का? इन स्टडी एंड डाटा कलेक्शन ऑफ ए केस रिलेटेड टू कास्ट, देखिए इस टाइप की जो स्टडी होती है इसके अंदर जो डाटा होता है हम जिसको कलेक्ट करते हैं वो कास्ट से, एज से, सेक्स, रिलीजन और प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल लेवल और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड होता है। कहता है इन इवैल्यूएशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट रिलेटेड विद पर्सन और केस, कहता है कोई भी जो पर्सन होता है, हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है उससे रिलेटेड होती है, हिस्टोरिकल कोई फैक्ट होता है उस पर्सन से रिलेटेड, तो उसकी इवैल्यूएशन होती है। इन स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रुप एंड फैमिलीज, कहता है ये जो स्टडी होती है वो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या जो ग्रुप होते हैं या फैमिली होती है उनकी स्टडी होती है। कहता है ऑल दी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, या इन ऑल दी अबव स्टडीज, कहता है कि जो केस स्टडी होती है उसका कंट्रीब्यूशन सभी के अंदर होता है। देखिए फ्रेंड्स ये जो केस स्टडी होती है इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रीब्यूशन वाले का, तो इसका होगा ऑप्शन डी की ये जो केस स्टडी होती है वो सभी के अंदर कंट्रीब्यूशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडीज, ऑब्जेक्टिव क्या होता है केस स्टडी का? रिमेडियल होता है, डायग्नोस्टिक होता है, या फिर एजुकेशनल होता है, या फिर ऑल द अबव करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव होता है केस स्टडी का वो भी इसके अंदर भी सारी चीजें करेक्ट रहेगी, क्योंकि जो केस स्टडी होता है वो रिमेडियल वे से भी दी जाती है, उसके अंदर डायग्नोस्टिक भी कहता है, और कई बार जो है एजुकेशनल पर्पज से भी ये केस स्टडी की जाती है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एजुकेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन टाइप ऑफ केस स्टडी, और मेन टाइप्स क्या होती है केस स्टडी की? 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं, या फिर नॉट एट ऑल, कहता है कि कोई भी नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स वैसे तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग काफी सारी जो केस स्टडी की टाइप देखते हैं, ये आपने जितनी भी केस स्टडी की टाइप देखी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बट बेसिकली जो हम पढ़ते हैं जो केस स्टडी होती है उसकी जो टाइप होती है वो 4 टाइप होती है। फर्स्ट वन होती है इलुस्ट्रेटिव, सेकंड होती है एक्सप्लोरेटरी, और थर्ड होती है क्यूमुलेटिव, फोर्थ होती है क्रिटिकल केस स्टडी, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी हमने केस स्टडी की अलग से थ्योरी की वीडियो भी बनाई है फ्रेंड्स, आप उसको भी जाकर के स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केस स्टडी कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, जो केस स्टडी होती है वो डाटा को कलेक्ट करती है कौन से सोर्सेज से? फ्रॉम इंडिविजुअल, फ्रॉम एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स, फ्रॉम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, या फ्रॉम ऑल ऑफ दी। अब वो कहता है जो केस स्टडी होती है वो डाटा कलेक्ट करती है कौन से सोर्सेज से? तो देखिए फ्रेंड्स केस स्टडी के लिए हम डाटा जो है कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका जो है आंसर होगा डी, यहाँ पे करेक्ट होगा। द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड केस स्टडीज, क्राइटेरिया क्या होता है गुड केस स्टडी का? उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी होती है, कंप्लीटनेस होती है डाटा की, वैलिडिटी होती है डाटा की, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे एक अच्छी केस स्टडी उसी को बोला जाएगा अगर उसके अंदर सारे के सारे फीचर अवेलेबल हो, तो यहाँ पर भी क्या है डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेप ऑफ केस स्टडी हैव बीन जम्बल्ड, ये केस स्टडी के ही स्टेप हैं, ठीक है, ये जम्बल्ड हो गए हैं
एक दूसरे से, तो आपको इनमें से छांटना है कि करेक्ट सीक्वेंस इनकी क्या रहेगी। यहाँ पे कोड आपको गिवन है। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप गिवन है। सबसे पहला कहता है कि फोकस ऑफ स्टडी, ठीक है। सेकेंड स्टेप कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज इफेक्ट सिम्टम्स या फिर रेमेडी फॉर एडजस्टमेंट। फोर्थ कहता है फॉलो प्रोग्राम्स, और फिफ्थ कहता है डाटा कलेक्शन। देखिए, अगर हम करेक्ट सीक्वेंस में चलते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम स्टडी पे ही फोकस करेंगे। कोई भी स्टडी है फ्रेंड, ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है केस स्टडी की, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट और फिफ्थ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक अच्छी सी ट्रिक जाननी है एग्जाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से टाइम सेव किया जाता है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट और फिफ्थ देख लेंगे। देखिए फर्स्ट और फिफ्थ सिर्फ इसमें है, ठीक है। कई बार ये हो जाता है कि एग्जाम में जो है फर्स्ट और फिफ्थ जैसे 2 में दे दिया, ठीक है, जहां से हमारे को पॉसिबिलिटी लगती है। फिर हम क्या करते हैं, हम थर्ड स्टेप को भी देखते हैं कि थर्ड हमारा आंसर क्या हो सकता है। देखिए हमने फोकस कर लिया स्टडी के ऊपर, ठीक है, फिर हमने उसके बाद डाटा को कलेक्ट किया। डाटा की कलेक्शन के बाद के स्टडी के अंदर क्या होगा, हम कॉज इफेक्ट सिम्टम उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, उसी के बाद तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इसके अंदर 2 भी हो गया। तो फ्रेंड्स, इसलिए अब हम आगे जाने की बजाय हम यहीं पे जो है टिक कर देंगे कि हमारा ये आंसर क्या है, राइट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिमिटेशन ऑफ केस स्टडीज। लिमिटेशन क्या होती है केस स्टडी की, इसके अंदर सब्जेक्टिविटी होती है या फिर ये डिफिकल्ट होती है फॉर्मुलेट करना, इसके अंदर जो अंजप्शन जो फॉर्मुलेट की जाती है वो डिफिकल्ट होती है, या फिर इसके अंदर डिफिकल्ट होता है किसी भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करना, ठीक है, या फिर सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं केस स्टडी की, तो सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ क्रॉस्ड रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जो क्रॉस्ड रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ठीक है, उसका मीनिंग पूछा गया है। सच एन एक्सपेरिमेंट डिजाइन, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन होता है जहां पे सारी की सारी जो रिएक्शन होती है वो कैरिड आउट की जाती है, ठीक है, विद द सब्जेक्ट के साथ, और किसमें, सिक्वेंशियल फैशन के अंदर। फिर कहता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन होता है जहां पे जो सब्जेक्ट रिलेटेड एरर होती है उनको इलिमिनेट किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड, कहता है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन कहता है फ्रेंड्स इसके अंदर कोई भी करेक्ट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्रॉस्ड रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं उसके अंदर क्या है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो ऊपर वाली जो दोनों है वो स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडवांटेज ऑफ रैंडम रिप्लिकेशन डिजाइन इज। रैंडम रिप्लिकेशन डिजाइन का एडवांटेज क्या होगा, इट कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एरर, ये सब तरह के एरर को कंट्रोल करता है। इट स्टडी द इफेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन साइमल्टेनियसली, कहता है जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको साइमल्टेनियसली स्टडी करता है उनके इफेक्ट को। ये एम्प्लॉय करता है सोशल साइंसेज रिसर्च को, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या कहता है कि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट ही करेक्ट है, इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में ये मत समझना कि आपने बहुत ही इजी क्वेश्चन दिखे हैं या बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन सिर्फ केस स्टडी से रिलेटेड थे, 1-2 क्वेश्चन ही इसके अंदर बाहर से डाला गया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अपने केस स्टडी को पूरा कवर कर लिया है, और इस तरह से जो है आपकी केस स्टडी जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो गई है। और काफी सारे, जैसे हमने बहुत तरह की वीडियो बनाई है अलग अलग तरह की, तो आप उनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने से क्या है कि आपकी जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो जाएगी, चाहे आप पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन में लगे हैं या फिर आप पेपर सेकंड, जिसके अंदर रिसर्च भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसकी प्रिपरेशन में लगे हैं। According to Goldbar and Skits, one of the following is not the source of a problem। कहता है गुडबार स्केट्स के अकॉर्डिंग कौन सी जो है इस प्रॉब्लम का सोर्स नहीं है। स्पेसिफिक स्टडीज, एनालिसिस ऑफ द फील्ड ऑफ नॉलेज, सजेशंस ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन, डिफरेंट एरिया अंडर द स्टडी। तो देखिए, जो गुडबार और स्केट्स जी हैं वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो सोर्स है वो प्रॉब्लम का सोर्स नहीं है, तो वो होगा ऑप्शन सी, कि किसी इंटेलिजेंट पर्सन ने सजेस्ट कर दिया और आप उसी को अपने रिसर्च की प्रॉब्लम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई स्पेसिफिक स्टडी से हो सकती है, वो किसी भी फील्ड की जो नॉलेज होती है उसका एनालिसिस हो सकता है, या फिर डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं स्टडी के, ठीक है, बट वो सजेशन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, Which one of the following is not a quality of a problem? यहाँ पे कुछ क्वालिटी दी गई है प्रॉब्लम की, इनमें से कौन सी नहीं है वो आपको छांटनी है। ऑप्शन ए, इनिट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, बी, प्रैक्टिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, सी, प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर, डी, मेजरेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहता है इनिट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि जो स्वाभाविक नेचर है प्रॉब्लम की वो क्वालिटी नहीं होती प्रॉब्लम की, बट एक प्रॉब्लम प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम होती है रिसर्चर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम होती है वो मेजरेबल होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी रिसर्च की जो प्रॉब्लम होती है उसकी क्वालिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्चर शुड कीप ए प्रिकॉशन व्हाइल ही इज डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। रिसर्चर को कौन सी जो प्रिकॉशन है वो ध्यान में रखनी पड़ती है जब वो प्रॉब्लम को डिफाइन करता है। ही शुड नॉट हैव यूज द वर्ड हैविंग मोर देन वन मीनिंग। कहते हैं उनको उन वर्ड्स का यूज नहीं करना होता, उनसे बचना होता है जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। ही शुड फोरकास्ट रिजल्ट इन इट्स बेसिस, उसको अपने खुद के अनुमान के बेस के ऊपर इसका रिजल्ट का अनुमान नहीं लगाना। ही शुड प्रिसाइज इट्स नेचर, जो प्रॉब्लम होती है वो अपने नेचर में प्रिसाइज होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, देखिए जो प्रिकॉशंस होती हैं जब रिसर्चर को वो ध्यान में रखनी पड़ती है जब वो प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैकग्राउंड ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च इज, हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है उनका बैकग्राउंड कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस, इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल डाटा एंड फैक्ट्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए जो बैकग्राउंड होता है हिस्टोरिकल रिसर्च का वो क्या होता है, बोथ ऑफ द अबव। एक हिस्टोरिकल रिसर्च होती है वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में भी हो सकती है या फिर हिस्टोरिकल डाटा और फैक्ट्स की फॉर्म में भी वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम इज, जो प्रॉब्लम होती है उसकी डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है। टू डिफाइन द कॉम्प्लेक्स वर्ड इन द प्रॉब्लम एंड सजेस्ट देयर मीनिंग इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम। कहता है कि उन कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को डिफाइन करना प्रॉब्लम के अंदर और बाद में क्या है उनके लिए सुझाव देना। ठीक है, और उनके अर्थ बताना, उनके सुझाव देना। टू लिमिट द प्रॉब्लम इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम को लिमिट में करना। टू प्रेजेंट द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट अथर्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम, या फिर जो डिफरेंट अथर की जो डेफिनेशंस है उनको प्रेजेंट करना उस प्रॉब्लम से जो रिलेटेड है। नेक्स्ट कहता है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि जो डेफिनेशन होती है प्रॉब्लम की उसका मीनिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स वर्ड को डिफाइन करना, और बाद में क्या है जब आप उस प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी उनके सजेशंस उसके अंदर डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ ए प्रॉब्लम इज वेरी एक्सपेंसिव एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन इज आल्सो अपियरिंग टू बी वेरी डिफिकल्ट देन व्हाट यू लाइक टू डू। कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और डाटा कलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे। एक्सेप्टिंग चैलेंज ऑफ सिलेक्शन ऑफ सच प्रॉब्लम, ऐसी जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करोगे, चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम लेने के लिए आप क्या करोगे, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। या फिर फॉरगिंग सच प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम को क्या करोगे, गढ़ लोगे। या फिर ट्राइंग टू सोल्व सच प्रॉब्लम, आप ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करोगे। या फिर एस्केपिंग फ्रॉम सच प्रॉब्लम, तो इसका राइट आंसर होगा एस्केपिंग फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स, क्योंकि इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है रिसर्चर उसे बचना चाहता है। क्यों बचना चाहता है, क्योंकि देखिए आप एक स्टूडेंट होते हैं तो रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है कि जो रिसर्च होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, साथ ही जो डाटा कलेक्शन होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। इसके काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे रिसर्च लेते हैं, आप अपने इंडिया के अंदर या दूसरे अदर कंट्री के अंदर रेप के जो केसेस होते हैं उनको देखते हैं, लेकिन जो रेप केसेस होते हैं उनको डाटा कलेक्शन करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है आप उससे क्या करोगे, बचना पसंद करोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, कोई जो रिसर्च होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाली होती है, और कई जो चीज का डाटा जो कलेक्शन होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम से क्या है एक स्टूडेंट क्या करेगा, बचना पसंद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसर्च प्रॉब्लम्स अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी और कॉल्ड एज। जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है जो फिलोसफी के फील्ड में होती है तो उनको क्या कहते हैं, फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हिस्टोरिकल्स होती हैं, या फिर प्रेजेंटेबल प्रॉब्लम होती है, या इनविजिबल प्रॉब्लम्स होती है। देखिए फ्रेंड्स जो फिलोसफी के जो फील्ड में जो प्रॉब्लम होती है उनको फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is treated as basis of evaluation for the proposed problem of research। ऑप्शंस है novelty of a problem, presence of problem solving potentiality,
पॉसिबिलिटीज ऑफ डाटा कलेक्शन फ्रॉम द सैंपल, ऑल ऑफ द अबव। कहते हैं कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम है, प्रोपोज जो प्रॉब्लम है, आप उसको मतलब किस बेस से आप उसको एवेल्यूएट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इनमें से क्या क्या बेसिस होते हैं, देखिए वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम सोल्विंग पोटेंशियलिटी, जो भी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता है उसके अंदर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की पोटेंशियलिटी होना जरूरी होता है। साथ ही जो पॉसिबिलिटी होती है डाटा कलेक्शन की सैंपल से, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी होना जरूरी कि हम जो सैंपल से डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए क्या होगा इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब्लम सिलेक्शन इज। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने का। प्रैक्टिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। नोवेल्टी ऑफ ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नई होनी चाहिए। फ्यूचर ओरिएंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसका फ्यूचर में कोई यूज होना चाहिए। ऑल ऑफ दी। अब वो देखिए जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के, वो ये सारे के सारे राइट है, इसलिए ऑल दी अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ ए प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। क्लियरिटी, उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। वर्थ फॉर सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इसके सॉल्यूशन के लिए क्या है, अच्छी होनी चाहिए। हाइपोथेसिस ओरिएंटेड होनी चाहिए, या ऑल दी अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑल दी अबव। ये सारी की सारी क्वालिटी एक प्रॉब्लम के अंदर होनी चाहिए। In longitudinal approach, primarily the research are related with temporal sequences, effectiveness, sample, none of the above। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर क्या पूछा गया है, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल जो रिसर्च की अप्रोच है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रिलेटेड होगी टेम्पोरल सिक्वेंसेस। देखिए फ्रेंड्स ये टेम्पोरल जो सिक्वेंसेस होती है वो क्या होती है, देखिए एक एप्रोप्रिएट टाइम ऑर्डर होता है किसी भी इवेंट के होने का जिसके अंदर कोई भी काज और इफेक्ट होता है। तो टेम्पोरल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है वो जो सेम टाइम पे डिफरेंट इंडिविजुअल के ऊपर की जाती है, और उसका जो टाइम पीरियड होता है कि जो लोगों की जो हैबिट होती है वो चेंज होती रहती है, या जो लोग होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हम कोई रिसर्च करते हैं, पहले हम रिसर्च करते हैं जिसकी 20 ईयर एज है, ठीक है, हम उनकी डाइटरी हैबिट देखते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं कुछ टाइम के बाद हम 30 लोगों का सैंपल लेते हैं। उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद फिर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अगेन, और क्या करते हैं हम जो 40 एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका सैंपल लेते हैं। तो ये टेम्पोरल सीक्वेंसेस क्या है, ये इससे रिलेटेड है लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच से। तो लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच भी क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के अंदर क्या होता है कि लोग टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो जब वो चेंज होते रहते हैं तब जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है वो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होती है। इनकी सेम ग्रुप के ऊपर, यानी कि सेम ग्रुप के ऊपर हम रिसर्च करते हैं टाइम पीरियड, थोड़ा सा टाइम पीरियड बीत जाने के बाद, यानी कि ओवर एन पीरियड ऑफ टाइम। तो तब हम जिस टाइप की रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होती है। तो ये किससे रिलेटेड हुई, टेम्पोरल सीक्वेंसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्शन रिसर्च इज एन अप्लाइड रिसर्च, ए रिसर्च कैरिड आउट टू सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, ए लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, ऑल ऑफ द अबव। देखिए एक्शन रिसर्च कैसी रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जो इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करती है, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रॉस सेक्शनल रिसर्चेज आर फंडामेंटली रिलेटेड विद। देखिए यहाँ पे बाय मिस्टेक ये फंडामेंट लिखा गया है, फंडामेंटली आएगा। तो क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च होती है वो किससे रिलेटेड होती है, सैंपल से, स्टैटिक्स से, टेंडेंसीज से, या फिर यूजेनिक्स से। तो फ्रेंड्स देखिए जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है वो किस टाइप की रिसर्च होती है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है इसके अंदर रिसर्चर जो है सेम टाइम के ऊपर मल्टीपल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को कंपेयर करता है, कि ठीक है, किसको कंपेयर करता है, मल्टीपल पॉपुलेशन को कंपेयर करता है। तो ये किससे रिलेटेड है, देखिए ये सैंपल से रिलेटेड हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच इज रिलेटेड विद। जो लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच है वो किससे रिलेटेड है, रिसर्च की लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच किससे रिलेटेड है। जैसे कि हमने अभी बताया था आपको कि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के अंदर क्या होता है, व्हेन वी टेस्ट सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एन पीरियड ऑफ टाइम देन वी कंडक्ट लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च। हमने आपको बताया था कि सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े टाइम गैप के अंदर। तो तब क्या करते हैं, हम लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। तब हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च को परफॉर्म करते हैं। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं।
ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इनमें से कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच जो किससे रिलेटेड होगी, लॉन्ग टर्म रिसर्च से होगी या ट्रैवर्स रिसर्च या हॉरिजॉन्टल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। देखिए फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का एक लॉन्ग टर्म रिसर्च, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, सेम ग्रुप जो था उस इंडिविजुअल का उसके ऊपर स्टडी करते हैं, तो इसलिए क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म रिसर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान इज एन एक्शन रिसर्च प्लान बिकॉज इट हैज, क्या इसके अंदर क्या है, टू अटेंड ए डिफाइनेट गोल, हमारा कोई डिफाइनेट गोल है जिसको हमने अटेंड करना है, या फिर इसको फिनिश करना है शेड्यूल टाइम के अंदर, ए डिफाइनेट सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर है, या फिर ऑल ऑफ दी अब। देखिए फ्रेंड्स, जो गंगा एक्शन प्लान है वो उसके अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमने कोई गोल निश्चित किया है जिसको हमने अचीव करना है, साथ ही साथ ये शेड्यूल टाइम के अंदर फिनिश हो जाएगी, इसका एक टाइम पीरियड भी है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर हमने गंगा एक्शन प्लान को लागू करना है और इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। साथ ही साथ ये सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर भी है, यानी कि एक निश्चित सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर है, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। द सिंगल डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज, सिंगल डिफरेंस क्या है लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर, इन लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेज आर वर्किंग ऑन सिंगल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। कहता है लॉन्गिट्यूडनल जो रिसर्च होती है वो सिंगल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक। ये हमने अभी पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन तक इसके ऊपर इसके अंदर काम किया जाता है। लेकिन जो क्रॉस सेक्शनल जो रिसर्च होती है इसके अंदर कहता है कि जो इमीडिएट रिजल्ट है उनको ड्राइव किया जाता है एक सैंपल को सिलेक्ट करते हुए। चलिए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चर जो है, इसके अंदर जो रिसर्चर है उसको ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है काम करने के लिए, अदर देन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है उसकी बजाय ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम की रिसर्च होती है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन इसमें लगता है। अभी कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल जो रिसर्च होती है उसके वो जनरली कैरी आउट की जाती है स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर, ठीक है, और स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर, तो बट इट इज नॉट कैरिड आउट इन क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, ऐसा क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के अंदर नहीं होता। लास्ट ऑप्शन इसका कहता है ऑल द अबव डिफरेंसेस आर करेक्ट, कहता है कि सारे के सारे जो डिफरेंसेस है वो करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर बिल्कुल सही बात है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन्हीं में से स्टेटमेंट बना करके दे दिया जाता है, ठीक है, ये जितने सारे ऑप्शन है इन्हीं में से कोई ना कोई स्टेटमेंट बना दी जाती है और तब आंसर आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसलिए प्लीज इनको ध्यान से रीड कीजिएगा, ध्यान से स्टडी कीजिएगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्कीम ऑफ ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन स्कीम है उसका जो क्लासिफिकेशन है, कैन बी कैरीड आउट अंडर, वो कैरी आउट किया गया है किसके अंडर, फिलोसफिकल रिसर्च के अंदर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर, या फिर एक्शन रिसर्च के अंदर, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड जो स्कीम है या फिर ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन जो स्कीम है वो एक्शन रिसर्च के अंदर उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू वैल्यू एंड प्रिंसिपल एस्टेब्लिशेस थ्रू, न्यू वैल्यू और प्रिंसिपल एस्टेब्लिश की जाती है किसके थ्रू, फिलोसफिकल रिसर्चेज के थ्रू, नेचुरल रिसर्चेज के थ्रू, या फिर ह्यूमन मोटिवेशन के थ्रू, या सोशल सिचुएशंस के थ्रू। देखिए जब हम कोई भी न्यू वैल्यू या प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करते हैं तो वो होता है फिलोसफिकल रिसर्च के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बेसिक नीड ऑफ रिसर्च इज, बेसिक नीड क्या होती है रिसर्च की, इन प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट, या फिर इन गाइडेंस, इन इकोनॉमिक प्लानिंग, या फिर इन सेटिंग ए लाइब्रेरी। देखिए जो बेसिक नीड होती है रिसर्च की वो प्रिपरेशन होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। जैसे हम प्रोजेक्ट मीन्स हम कोई डाइजेटेशन बनाते हैं, कोई भी थीसिस बनाते हैं, कोई भी सिनोप्सिस बनाते हैं, तो ये क्या होती है, प्रिपरेशन ही होती है किसी ना किसी टाइप के प्रोजेक्ट की। तो ये बेसिक नीड होती है रिसर्च की, हम कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रोच द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्चेज हैज टेकन बर्थ, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, अप्रोच के बेसिस के ऊपर आपको बताना है कि जो क्लासिफिकेशन होता है रिसर्चेज का उसका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ से उसने बर्थ लिया, बायोलॉजिकल साइंसेज से लिया, प्योर साइंसेज से, या फिर साइकोलॉजी से, नन ऑफ द अबव। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्चेज की जब बात आती है तो ये बायोलॉजिकल साइंस से आया है फ्रेंड्स, ये हमारी कोई प्योर साइंस से नहीं आया है, ना ही ये साइकोलॉजी से आया है। जब हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था रिसर्चेज का तो ये बायोलॉजिकल साइंस से आया था, क्योंकि बायोलॉजिकल साइंस के अंदर काफी टाइप की रिसर्च होती है, तो वहीं से ये क्लासिफिकेशन इनका होना स्टार्ट हुआ था।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अच्छे से देखना, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें।